जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जेस्ट कोचिंग सेंटर। आज संपूर्ण किताब से हम 15 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। बस आप इतना तैयार कर लीजिए, 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, समझाइए उदाहरण सहित। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य और लिखेंगे वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। याद रखेंगे केवल एक शब्द, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। बस इन्हीं दो शब्दों पर फोकस बनाना है, आपको याद हो जाएगा। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl, NaOH, KOH आदि। तो याद हुआ। और जस्ट इसी का उल्टा याद कर लीजिए। देखिए, जैसे वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते। अगर पूर्णतया आयनित होते हैं तो प्रबल वैद्युत अपघट्य, और पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं तो उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आपने एक बार में दो परिभाषाएं याद कर ली कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl, NaOH, KOH आदि। और जबकि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, जैसे CH3COOH, NH4OH, CH2CO3, HCN। ठीक, आप चाहें तो इनका हिंदी नाम भी लिख सकते हैं। इसको CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, H2CO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, HCN को हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की वेग से आप क्या समझते हैं? तो वह दर, ये गलती से देर लिख गया है तो याद रखेंगे ये देर नहीं दर है। ठीक, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है। देखिए बहुत सिंपल सा है, थोड़ा भाई क्वेश्चन तो है तो आपको दिक्कत तो होगी, लेकिन आप आसानी से याद कर सकते हैं। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक के dr मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो अभिक्रिया का वेग dx/dt, अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। यदि अंतराल dt में अभिकारक के de मोल शेष रहते हों तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर -d बड़े ब्रैकेट के अंदर c और बटे dt। ये इतनी बात लिखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं जिससे कि आप आसानी से बाद में याद कर सकें। देखिए इस तरीके से ये है, आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना, और आसानी से आप याद कर सकते हैं बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं उनके नाम लिखिए। तो हेलोजन परिवार के सदस्यों के नाम देखिए इतना कर देते हैं कि आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी कर सकें। तो देखिए कौन कौन है। सबसे पहले हेलोजन परिवार का जो सदस्य है वो है फ्लोरीन। ठीक, उसके बाद फ्लोरीन यानी F, क्लोरीन यानी Cl, ब्रोमीन यानी Br, आयोडीन यानी I और एस्टेटीन यानी AT। ये तत्व धातुओं से संयोग कर लवण बनाते हैं। ये जितने भी तत्व देखे ये सब धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अतः इन्हें हैलोजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, या हैलोजन का ये परिवार है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। देखिए मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, ऐसे हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम में लिख देंगे मेथेनोइक अम्ल और एक कॉलम में लिख देंगे एथेनोइक अम्ल। उसके बाद जो पहला अंतर है वो हम लोग लिखेंगे, मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, ये देखिए। और जबकि एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। याद रखेंगे CH3, ये 3 यहाँ लिखना चाहिए, CH3COOH। उसके बाद दूसरा अंतर देखते हैं, मेथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 46 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल होता है। मेथेनोइक अम्ल जल में पूर्णतः घुल जाते हैं क्योंकि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और एथेनोइक अम्ल हाइड्रोजन बंधन द्वारा संगुणित होकर एक वलीय द्विलक बनाता है।
जिससे उनके हाइड्रोजन बंध कम ताप पर नहीं टूट पाते हैं। अगला है एल्कोहल और फिनॉल में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले दो कॉलम बना लेंगे, एक में लिख देंगे एल्कोहल और एक में लिख देंगे फिनॉल। अब एल्कोहल में लिखेंगे पहला पॉइंट, एल्कोहल उदासीन होता है, फिनॉल अम्लीय होता है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह उदासीन नहीं होता है, और चाहे अलग लिख दें कि यह अम्लीय होता है। दूसरा पॉइंट, एल्कोहल फेरिक क्लोराइड विलयन में कोई रंग नहीं देता और फिनाल का जलीय विलयन फेरिक क्लोराइड के साथ बैंगनी, हरा या लाल रंग देता है। अगला पॉइंट है, यह ब्रोमीन जल से कोई अवक्षेप नहीं देता है, यह ब्रोमीन जल से सफ़ेद अवक्षेप देता है। यह लीवरमैन परीक्षण नहीं देता, यह लीवरमैन परीक्षण देता है। इस प्रकार से ये अंतर हो गया। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम लिखिए। तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम क्या है, देखिए इतना बना देते कि आपको स्क्रीनशॉट करने में भी आसानी रहे। देखिए कैसे करना है। फैराडे की, पहले अपनी तरफ से आगे लिख लीजिए, फैराडे की विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियमानुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए अथवा उस पर जमे हुए पदार्थ की कुल मात्रा विद्युत अपघटन में होकर प्रवाहित कुल आवेश की कुल मात्रा के समानुपाती होती है। यानी जाहिर सी बात अगर हम समझें तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि पदार्थ की, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ की कुल मात्रा विद्युत अपघटन में होकर प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा के समानुपाती होती है। यानी आपको मेनली यही बात याद रखना है कि पदार्थ की कुल मात्रा, इतना पदार्थ की कुल मात्रा प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। चाहे तो इतनी बात लिख सकते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियमानुसार पदार्थ की कुल मात्रा उसमें प्रवाहित कुल आवेश की कुल मात्रा के समानुपाती होता है, इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और चाहे तो इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए पदार्थ की कुल मात्रा और उसके बाद आवेश के समानुपाती होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो देखिए कितना आसान है। ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन या अन्य सभी यौगिक जो जल के साथ अपघटित होकर छोटे अणु प्रदान करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च तथा सेलुलोज आदि। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो सन 1889 ईस्वी में आल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रीय पदार्थ को बाहर निकाला, उसमें से प्रोटीन को अलग कर दिया, शेष भाग फास्फोरस युक्त जो बचा उसे अम्लीय होने के कारण उसका न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं डीएनए तथा दूसरे का नाम है आरएनए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए का संगठन लिखिए, यानी ये किस प्रकार मिलकर बने हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले संगठन इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे इस तरीके से। देखिए दोनों को मैं सटीक ऐसा बना दूं कि आपको लिखने में और स्क्रीनशॉट करने में आसानी रहे। डीएनए 3 प्रकार के मूलकों से मिलकर बना होता है, फास्फोरिक मूलक, डीऑक्सीराइबोज मूलक और उसके बाद नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार, जिसमें कार्बनिक क्षार जो होता है, क्षार या क्षारक बोलते हैं, ये 2 प्रकार के क्षारकों से मिलकर बना होता है, प्यूरीन तथा पिरिमिडीन। प्यूरीन एडेनिन गुआनिन से मिलकर बना होता है तथा पिरिमिडीन थाइमिन तथा साइटोसिन से मिलकर बना होता है। जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी 3 मूलकों से बना होता है, एक होता है फास्फोरिक मूलक, एक होता है राइबोस, एक होता है नाइट्रोजनिक क्षारक, कार्बनिक क्षारक। जो क्षार या क्षारक, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन। प्यूरीन भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन भी 2 चीज़ों क्षारकों से मिलकर बना होता है, यूरोसिल और साइटोसिन। तो इस प्रकार से हम डीएनए तथा आरएनए के संगठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इतना इसे कर दूं कि आपको स्क्रीनशॉट करने में आसानी रहे। जब किसी धातु की छड़ को किसी उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित तथा ऋणावेशित हो जाती है। इसके फलस्वरूप धातु और विलयन के स्पर्श तल पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकता क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता, और ध्यान से सुनिए। इस ये जो पी जैसा बना इसको कहते हैं रो,
रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए बहुत आसान है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के यानी कप्पा से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। तो कप्पा बराबर होता है 1/रो, ठीक, जहां कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए विशिष्ट चालकता के मात्रक की बात करें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या एस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम से आप क्या समझते हैं। तो राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी P माइनस पी एस बटे पी बराबर N1/N1 प्लस N2। यहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। अगर कभी कभी सीमाएं लिखने को आता है तो ये भी याद कर लीजिए, सीमाएं क्या है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, शांत विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी लागू नहीं होता है। यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघटकों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन में भी राउल्ट का नियम पालन नहीं करता है। अगला है उटज-विट्टिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए एल्किल हैलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया को उटज-विट्टिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टालुइन का बनना। तो इस तरीके से ये उटज-विट्टिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है। कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है NaOH या BOH का होल ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटल्डिहाइड संघनित होकर, देखिए मेन आंसर यही है, एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। मेन आंसर यही है कि एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है, तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ये हो गया इसका उदाहरण नीचे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सल्फर के अपर रूप लिखिए। तो हेडिंग डाल देंगे सल्फर के अपर रूप हो जाएगा एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो वर्ग 16 के सभी तत्व अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं और सल्फर के कई अपर रूप होते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे पहला है पीला रोम्बिक या अल्फा सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर, तीसरा है प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर, चौथा है कोलाइडी सल्फर या डेल सल्फर, आक्रिस्टलीय सल्फर, गामा मोनोक्लिनिक सल्फर, सातवां है एंजल सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर। कि इन विभिन्न अवरूपों में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर मुख्य अपर रूप है। इन दोनों के क्रिस्टल S8 अणुओं से बने होते हैं, परंतु इनके क्रिस्टल अणुओं की व्यवस्था में भिन्नता होती है।